some applications of trigonometry, right? So right, so give 1 minute, huh? 1 minute, huh? Just right. तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसमें पूरे चैप्टर्स में दो कॉन्सेप्ट्स होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, यहाँ पे आप एंगल ऑफ एलिवेशन का आपने नाम सुना है? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन? क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? क्या होता है बताइए, एनी सर आइडिया? मतलब कोई एक टॉप से किसी चीज को देख रहा है, तो उस चीज को लेकर मतलब उस चीज से बेस लाइन तक और उस आदमी तक जो एंगल फॉर्म होता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. राइट. जस्ट 1 मिनट, हाँ, थोड़ा वेट कर जी. राइट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे. एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब हुआ कि लेट से कि जैसे वो कॉर्नर्स है, आप जिस रूम में होगे और एक कॉर्नर्स होता है, तो आप कॉर्नर्स की तरफ मान लो देख रहे हो, ठीक है, और एक मैं थ्रेड लिया, सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, एक थ्रेड लिया, मैं अपनी आंखों से उस कॉर्नर्स पे एक थ्रेड रखता हूं. नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं, राइट, तो जो एंगल जो बन रहा है ना, उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, राइट. तो जो थ्रेड जो हो गया वो लाइन ऑफ साइट हो गया. समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने मान लो कुछ इस तरीके से यू बनाया कि कुछ ये हुआ, जैसे मान लो ए ओ, ये पी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं. राइट. सो हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. तो अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो एंगल ए ओ पी जो है क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? बिल्कुल इसके उल्टा होगा. हॉरिजॉन्टल लाइन जब नीचे से मतलब ऊपर से नीचे जब हम लोग देखते हैं, कुछ यूं तरीके का मान लो, जैसे लेट से ये है, ये है,
ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम दे देता हूँ ए ओ और ए पी है, राइट। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। समझ में आ रहा है। तो जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हम लोग उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, एंगल ए ओ पी जो होगा दैट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट, समझ में आया क्या, इतना क्लियर है? बताइए, इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू अप टू हियर? यस सर। ठीक है, इसको पहले आप लिख लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। युवराज समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि हम इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन ले, मतलब एक ही केस में? तब तो ये इक्वल हो जाएगा ना फिर। वो अल्टरनेट, अगर ये पैरेलल आप लाइन ले रहे हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप देख किसको रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? अब इसको एट अ टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन, या तो आइडियली होता क्या है क्वेश्चन में, या तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा। इस केस में जो मैंने दिया है दोनों हो रहा है, क्योंकि तो पानी दो मीडियम हो जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन। तो एट अ टाइम या तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो। समझ में आ रहा है ना? सर मतलब वो हमारे टेक्स्ट बुक में वैसे ही दिया है डायग्राम। हाँ हाँ, वो डायग्राम सही है, राइट। तो उन्होंने और कुछ भी वहां पे मेंशन किया होगा ना, वो एक डायग्राम में उन्होंने समझाने की कोशिश किया बेसिकली। उन्होंने इस ये दिया होगा कि नीचे से जब इसको देख रहे हो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इस तरीके से समझाने के लिए दिया हो। और कुछ वहां पे है तो बताइए। अरे हाँ, हाँ सर, है ना? वैसा ही है। मतलब एक केस में ऐसा कुतुब मीनार है, उसके अब नीचे आप एक आप आप सोचो ना, आदमी। प्रैक्टिकली अगर देखो तो अगर मान लो हम हैं तो हम या तो ऊपर देखेंगे या तो नीचे देखेंगे ना, हाँ, राइट। तो एट अ टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये जो फिगर है आपने पूछा तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इस केस में दोनों एंगल फॉर्म हो सकता है एक रिफ्लेक्शन करके। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन फिर नीचे की तरफ। अब वही चीज है ना, देखो जो चीज आप बोल रहे हो वही चीज तो ये भी एक तरीके से हो गया। ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, सॉरी ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। समझ में आ रहा है? देखने से अगर ये कर रहे हो फिगर को तो थोड़ा अलग ही है बिल्कुल, राइट। तो वो बस समझाने के लिए दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से दिखता है, बेसिकली व्यू के बारे में उन्होंने बताया रहेगा। तो सर मतलब वो डिपेंड करता है कि मतलब इंसान कहाँ पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, राइट। वो आप क्वेश्चंस में भी देखोगे बहुत कम क्वेश्चन होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा, बट वो पोजीशन और किस तरीके से दिया है उसके बेसिस पे। बट एट अ टाइम 90% केसेस में हमने जो देखा है वो या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके सर। ठीक है, और वैसा केस वैसा कंडीशन वैसा दिया रहेगा, सिचुएशन दिया रहेगा। तो जैसे कुछ कुछ दे सकता है कि ऐसे फिगर हो सकता है कि एक व्यक्ति ग्राउंड पे है या कुछ कुछ एक अलग पॉइंट्स पे है, तो ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ देख रहा है तो पूरा खाई है, राइट, फैली टाइप है, तो वो वहां पे फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये भी हो सकता है। तो अलग अलग चीजें डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है क्या? ओके सर। कोई ओके। डाउट्स यहाँ तक बाकी स्टूडेंट्स को? नो सर। परम समझ में आ रहा है? यश, युवराज,
Yes. ओके, परम सिर्फ राइट थंब दे रहे हैं। ओके, अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए, इसमें फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, फिगर बन गया तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चंस लिखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन the angles of elevation, the angles of elevation of the top, the angles of elevation of the top of a tower, the angles of elevation of the top of a tower from the top of a tower at the top and the foot of a pole of height and the foot of a pole of height 10 meter are 30 degree and 60 degree respectively. 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the height of the tower. मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं या आप लोग ट्राई करना चाहते हैं पहले? ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में you should try to draw the correct figure. The angle of elevation of the top of a tower at the heat top and the foot of a pole of height are 10 meter 30. Find the height of the tower. ठीक है, तो एक टावर है मान लो कुछ इस तरीके का। अब टावर किस पे रहेगा? ग्राउंड पे ही रहेगा, एक ग्राउंड होगा, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि जो टावर की जो सबसे टॉप पार्ट है वो एक पोल है 10 मीटर का, ठीक है। एक क्या है? पोल है 10 मीटर का, तो 10 मीटर का पोल है तो ये 10 मीटर का पोल मान लिया। तो ऐसा बताया जाता है कि जो टॉप एंड फुट ऑफ अ पोल ऊपर से देखा जाता है तो 30 डिग्री बन रहा है, मतलब यहां से ये पोल की हाइट हो गई, ऊपर से देखा जा रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ, तो ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और फुट ऑफ द पोल, जब पोल के जो नीचे की जो बेस से देखा जा रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है, मतलब कुछ यूं बन रहा है इसको टॉप को। तो ये कितना डिग्री बन रहा है? ये हो रहा है 60 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे ये 90 होगा, ये 90 होगा। एकदम नेचुरल तरीके से सोचना है। ये नाम दे देता हूँ, ए है, बी है। ए बी की हाइट कितनी है? पोल है ये तो 10 मीटर हो गया। ए बी सी मान लिया, इधर डी मान लिया, ये ई मान लिया, ठीक है। ये 10, ये पूरी हाइट पूछी जा रही है, मुझे सी डी की हाइट पूछी जा रही है, ठीक है। तो सी डी की हाइट पूछी जा रही है, तो ये तो 10 मीटर है थोड़ी देर के लिए। ये मान लो h है, ये थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ h मान लेता हूँ इसकी लेंथ। ये जो है CD की लेंथ जो है h मीटर में एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा? h माइनस 10 होगा, h माइनस 10 मीटर। अब मुझे देखो सिंपल फिगर है, फिगर की मदद से
हमको h निकालना है, तो जरा ध्यान दो, मुझे h निकालना है, तो मुझे क्या दिख रहा है, तो tan ये है, और कुछ तो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये tan, राइट, ओके। एक चीज मुझे दिख रहा है, ये वाली ट्राइंगल दिख रहा है, एसीडी में क्या मुझे मिल जाएगा, ये देखो आंसर आया क्या, नहीं ना, कुछ तो गलत है, तो एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे जो ध्यान में आ रहा है, हम क्या रखते हैं, ये परपेंडिकुलर है ना, और एक बेस है, ठीक है। तो अगर मैं tan 60 ले लूं इस ट्राइंगल में, मान लो इन ट्राइंगल ACD, और कुछ तो मुझे सोच नहीं रहा है यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल ACD, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, CD बाई AC, और CD की लेंथ कितनी है, h है, और AC की लेंथ पता नहीं है ना, तो tan 60 कितना हो गया, √3 इक्वल टू h बाई AC, तो यहां से AC कितना आ गया सर, h बाई √3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान, यहां तक समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ पहले, यहां तक क्लियर Yes, है, sir. ओके। Yes, sir. अब मुझे ऐसा करना है कि AC की ही मदद से, है ना, हम एक काम और कुछ कर सकते हैं, एक ट्राइंगल ये है, और दूसरा ट्राइंगल हम क्या ले सकते हैं, अच्छा एक काम करो, ये 60 है ना, 60 हो गया, ये कितना रहा होगा, 30 रहा होगा ना फिर, राइट, Yes, sir. तो अच्छा, हाँ, तो अब एक ऊपर वाला ट्राइंगल बचा क्या, ये देखो, इन ट्राइंगल BED अभी देखते हैं, इन ट्राइंगल BED, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h माइनस 10, परपेंडिकुलर क्या है, ED है, बेस क्या है, EB है, तो क्या एक चीज बताओ, EB और AC इक्वल है या नहीं है, हाँ या ना, ये EB और AC दोनों इक्वल है, बताएं, यस और नो, क्या EB और AC इक्वल है आपस में, बताओ, बिल्कुल इक्वल है, ED की वैल्यू h माइनस 10 है, AC मैं दे देता हूँ यहाँ से, tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1/√3, नहीं ना प्रियांशु, थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, शुरू में थोड़ा कुछ कुछ गलत होता है यार, AC, अब देखो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √3 इंटू h माइनस 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे हाइट निकालनी है, जरा देखो, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, AC की वैल्यू h/√3 है, इक्वेशन सेकंड में AC की वैल्यू √3 इंटू h माइनस 10 है, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल होगा क्या, फ्रॉम 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 फर्स्ट and second both will be equal because AC की वैल्यू है, तो h/√3 इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 10। देखो शुरू में लगेगा कि अरे कितना डिफिकल्ट है फिगर, लेकिन बहुत आसान है, आप कोशिश तो कीजिए, बहुत आसान है। तो अब h की वैल्यू आप निकाल लोगे, h बराबर √3 इंटू √3, 3 इंटू h, 3h माइनस 30, तो 3h माइनस h इक्वल टू 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h इक्वल टू 30, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 15 मीटर, राइट। तो देयरफॉर h क्या था, हमने हाइट ऑफ द टावर एज्यूम किया था, तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 15 मीटर, दिस वाज द आंसर। क्लियर है क्या, ये बताइए।
इट इज क्लियर टू एवरीवन? क्या प्रियांशु Yes, sir. समझ में आया क्या? यश, युवराज, परम, Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। प्रियांशु कहाँ रह गए भाई? और h-10 क्यों लिया? क्योंकि ये 10 है ना, ये 10 है तो ये 10 रहेगा। हाँ। और पूरा h लिया है, हाई ये टावर है तो हाइट ऑफ द टावर h है, तो ये 10 है तो ये h-10 होगा ना। ओके। समझा क्या? हाँ हाँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग अच्छे से। ये रहा मान लो माउंटेन और इसकी हाइट मान लिया h, और ये जो व्यक्ति है शिप के डेक से जो 8 मीटर ऊपर है वाटर लेवल से, वो देख रहा है पहाड़ को, तो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 60 डिग्री है ना। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको हम ज्वाइन कर दें ऐसे सपोर्ट के लिए। अभी ऑब्जर्व एंगल ऑफ, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। डिप्रेशन बेस ऑफ द हिल, तो इसका डिप्रेशन मतलब हिल किधर रहेगा, इसका बेस मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये इसका कितना है? 30 डिग्री रहा हो। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका नाम दे देता हूँ। मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। मेरे से क्या पूछा जा रहा है मतलब क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है पता है आपको? ये शिप है, मान लो यहाँ पे शिप है, राइट, ये देख रहे तो ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है, ईडी पूछी जा रही है। तो मान लो ये ईडी x मीटर है, ध्यान देना। नहीं ना, डिस्टेंस गलत हो गया प्रियांशु जी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप मतलब ये हिल है और ये शिप है, ठीक है, ऐसे समझिए। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, यही हो गया ना, बीसी या ईडी। तो हमने इसको x मीटर ले रखा है और हाइट ऑफ द हिल पूछा जा रहा है x, ठीक है। तो हाइट ऑफ द हिल मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हाइट ऑफ द हिल पूरा होगा ना, ये बेस ये है, तो ये h प्लस 8 पूरी हाइट होगी। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे ध्यान में एक चीज आ रहा है कि देखो, अब जरा मैं यहां से tan 60 और tan 30 लेता हूं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 कितना हो, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h बाई बी सी हो गया। BC मुझे पता नहीं है, x ही ले लेते हैं, बिकॉज BC इक्वल टू ED है तो ये भी x ही रहेगा, और tan 60 की वैल्यू √3 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर? तो हमने गलत किया यहाँ पे, x बराबर हो जाएगा h बाई √3। इक्वेशन नंबर 1। जब आप tan 30 लोगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, सो tan 30 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, बढ़िया। सो 8 बाई BC मतलब x हो गया, तो tan 30 इक्वल टू 1 बाई √3 होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर हो गया। अब इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। आप जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये भी x है ये भी x है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ शुड बी इक्वल, है कि नहीं? जब दोनों इक्वल हो गया तो क्या दिक्कत है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 8√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई √3। तो हाइट यहां से कितना आ जाएगा, 8√3 इंटू √3। ओके, तो 8 हमने गलत किया क्या भाई, एक मिनट, x इक्वल टू h बाई √3 है,
और x इक्वल टू 8√3 है, तो हाइट यहाँ पे 24 आ रहा है, h की वैल्यू जो है 24 मीटर आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हाइट ऑफ द हिल क्या है, h प्लस 8 है ना। जो माउंटेन है वो वाटर लेवल पे रहेगा ना, वाटर लेवल से चालू रहेगा, शिप पे माउंटेन थोड़ी है। तो हाइट ऑफ द हिल क्या हो जाएगा, h प्लस 8, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ द हिल, ये ध्यान से समझने की बात है। हाइट ऑफ द हिल विल बी h प्लस 8, और h की वैल्यू कितनी है, 24 प्लस 8, so that will be 32 meter. So we have got the height of the hill as 32 meter. Now हमको x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x की तो वैल्यू आ ही गई है ना, यही तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, यही पूछा जा रहा है। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द हिल, डिस्टेंस ऑफ द हिल from distance of the hill from the ship, right? तो x है distance of the hill from the ship, x बराबर कितना जाएगा, 8√3 मीटर। एंड दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ डाउट है तो बताइए। प्रियांशु समझा क्या, क्या गलत हुआ था आपका, डिड यू अंडरस्टैंड? युवराज समझ में आया? Yes, sir. यश, मोरवी, परम, क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? ओके, इसको लिख लें आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये फिगर है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें सेगमेंट एपी और एक्यू ड्रॉ किया जाता है। तो एपी और एक्यू का लेंथ निकालना है। ये रेक्टेंगल है तो आपको पता है एबी 60 होगा, एबी 30 होगा, है ना। तो बहुत सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए डी क्यू, इन ट्रायंगल ए डी क्यू साइन 30 में लेता हूँ, ठीक है। साइन 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो ए डी बाई ए क्यू, तो साइन 30 क्या होगा, हाफ होगा। ए डी की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ए क्यू मान लो हमको निकालना है, यहाँ से ए क्यू क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। फिर इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। यहाँ भी परपेंडिकुलर मतलब ए बी बाई हाइपोटेनस ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 60, और ए पी तो मुझे निकालना है। तो साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा। बस अब हमको क्या चाहिए, ए पी प्लस ए क्यू तो चाहिए, ये होना चाहिए सॉल्व। 120 प्लस सर आप भी समझो। ये 180 मीटर आ गया आंसर। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत सिर्फ आप ही लोगों ने थोड़ा सा फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें तो फिगर नहीं बनाना था, ट्रिग्नोमेट्री बस यूज करना था, तो हो जाएगी आदत। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, right, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 10 meters. What was the height of the tree? देखो एक पेड़ है, मान लो ऐसे एक पेड़ है ना, और एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो मान लो यहाँ से ये जो पेड़ है यहाँ से कट करके नीचे गिर गया, तो नीचे गिर गया मतलब क्या, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? ये जो पेड़ है यहाँ पे, ये नीचे इतना हो गया, ये थोड़ा ऊपर ले लो, ये पूरा जो है ये पेड़ है, और ये पेड़ जो है आधा कट करके ऐसे, आधा कट करके ऐसे नीचे छूट गया, समझ में आ रहा है? तो ये बन गया आपका अपर पार्ट ऑफ ट्री बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ये 30 डिग्री बन गया, ठीक है। अच्छा
and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground, ये 10 meters दे दी। अब what was the height of the tree? ये मतलब पूरा height निकालना है, बता सकते हो आप? ट्राई कीजिए। A, B, C, D। मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, मतलब क्या निकालना है पता है क्या? AC प्लस BC निकालना है ना? AC प्लस CD का मतलब क्या है? ये तो CD और BC तो इक्वल ही होगा ना, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि उतना ऊपर का जो था वो नीचे कट करके नीचे गिर गया, झुक गया है, तो यानी हमको हाइट ऑफ द ट्री क्या निकालना है? AC प्लस BC की वैल्यू बतानी है। जरा सोचिए आप लोग, बताइए। तो देखो मुझे हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरा निकालना है, AC प्लस CD, तो इनडायरेक्टली CD और BC इक्वल है ना? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमको क्या चाहिए? हमको ये परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो तो अगर हमने, मुझे AC और ये दोनों चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर लिया तो tan 30 अगर मैंने ले लिया, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस AC बाई AB। तो AC की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, AB की वैल्यू 10 मीटर है, tan 30 कितना है? 1/√3। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा? AC बराबर कितना आ जाएगा? 10/√3 मीटर आ जाएगा। करेक्ट? AC निकल गया। समझ में आ रहा है युवराज, परम? सर मेरा इधर तक आ गया था 10/√3। अब BC निकालना है, तो BC के लिए क्या होगा? बेस है और हाइपोटेनस है, तो B/H क्या होता है? cos थीटा होता है। cos 30 लेना पड़ेगा आपको। cos 30 क्या होता है? B/H, cos थीटा B/H। तो AB, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। BC, तो AB की वैल्यू 10 और BC तो हमको निकालनी है, और cos 30 मतलब क्या? √3/2। तो यहाँ से BC निकल जाएगा, BC बराबर 20/√3 आ जाएगा, है ना? यस सर। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? फिर मुझसे हाइट पूछा जा रहा है पूरा, तो हाइट ऑफ द ट्री तो AC प्लस BC होगा, है कि नहीं? AC यस प्लस BC, AC प्लस CD, मतलब CD और BC इक्वल है, तो AC प्लस BC मैं लिख रहा हूँ। तो AC की वैल्यू कितनी है? 10/√3, और BC की वैल्यू कितनी है? 20/√3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30/√3। बहुत ज्यादा खुश होना है तो हम रेशनलाइज कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 10√3 मीटर। समझ में आ रहा है? √3 इंटू √3 3, और 3 10 जा 30 हो जाएगा, तो 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो टोटल जो ट्री की जो हाइट थी वो 10√3 मीटर थी। क्लियर है? सर, मुझे लगा 10/√3 नहीं ले सकते, इसलिए अटक गया। तो 30/√3 आ रहा था, इसको रेशनलाइज किया तो 10√3 आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, तो फिर आप इसको लिख लीजिए आप।